नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अहम तस्वीरों के साथ जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं रोड शो। आइए लाइव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस दौरान जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है और इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रोड के दोनों तरफ आपको लंबी कतारें लोगों की मौजूदगी नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं गुजरात। और इस वक्त प्रधानमंत्री अकेले नहीं है, क्योंकि ये रोड शो जिसमें शामिल उनके साथ यूएई के प्रेसिडेंट नाहयान भी हैं और नाहयान की मौजूदगी के साथ ही प्रधानमंत्री इस रोड शो को शुरू कर चुके हैं। ये रोड शो, ये कारवा आगे बढ़ता हुआ जिसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी और अल नाहयान नजर आ रहे हैं, जो कि लोगों का अभिवादन इस वक्त स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वेलकम टू इंडिया वाले होर्डिंग्स इस वक्त नजर आएंगे, वेलकम टू गुजरात के होर्डिंग्स नजर आएंगे, जहां पर स्वागत यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान का हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक का ये रोड शो, लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो जो इस वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त अहमदाबाद में उनकी मौजूदगी है। बैक सीट पर बैठे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति। और इसके बाद ये रोड शो जब खत्म होगा, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल टॉक होने वाली है। और खबर यह भी है कि साबरमती आश्रम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मौजूद रहेंगे यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान, जो इस वक्त रोड शो का हिस्सा होने वाले हैं। करीब 3 किलोमीटर का यह लंबा रोड शो जो कि एयरपोर्ट से शुरू हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया, उनको रिसीव किया और उसके बाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक ये रोड शो चलने वाला है। और करीब लगभग 20 से 30 मिनट का ये समय रहेगा जब साबरमती आश्रम में रुकेंगे दोनों ही, प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान। और उसके बाद शाम को 7 बजे दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं, दोनों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी जब गांधीनगर में कार्यक्रम के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इससे पहले उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और इसके साथ ही मोजाम्बिक प्रेसिडेंट फिलिप जासिंटो न्यूसी से चर्चा की। और कल यानी कि 10 से 12 जनवरी 2 दिन तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चलने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। और जिस गुजरात मॉडल का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, जिस विकास की बात करते हैं, निवेश को भारत में लाने की बात करते हैं, उसका सेंटर गुजरात हमेशा से बनता हुआ नजर आया है और इसे भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी देखिए, जब अल नाहयान पहुंचे एयरपोर्ट पर, रिसीव प्रधानमंत्री ने उनको किया न सिर्फ हैंडशेक बल्कि गले लगाकर उनका स्वागत किया। और प्रधानमंत्री का यही कनेक्ट राष्ट्राध्यक्षों को अपनी तरफ खींचता है, यही कनेक्ट उन राष्ट्राध्यक्षों को भारत के साथ जोड़ता है और यही कनेक्ट भारत को दुनिया के पटल पर एक ग्लोबल देश के तौर पर लेकर आता है। और प्रधानमंत्री उस ग्लोबल लीडर के तौर पर इस भूमिका को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति साबरमती आश्रम इसके बाद जाएंगे, जहां पर लगभग 20 मिनट तक वो स्टे करेंगे और उसके बाद 7 बजे दोनों के बीच बायलैटरल टॉक होने वाली है। अगर आज का दिन आप मिलाएंगे और कल और परसों 2 दिन जब वाइब्रेंट ग्लोबल समिट चलेगा, गुजरात समिट चलेगा, तो 3 दिन तक प्रधानमंत्री गुजरात में ही मौजूद हैं। और गुजरात में किस तरीके से देखिए स्वागत की तैयारियां की गई हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा, लोगों की मौजूदगी नजर आने वाली है। और यही तस्वीरें इस वक्त उस रोड शो की, 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जारी है। रविंदर सचदेव जी, विदेशी मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी संजय राणा जी मैं स्वागत करूंगी। रविंदर सचदेव जी, आपका भी स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और सबसे पहले न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, विदेशी निवेश के लिहाज से, बल्कि आयोजन जो हो रहा है गुजरात वाइब्रेंट समिट जो है, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान को रोड शो में शामिल करते हैं, सबसे पहले तो इस बॉडी लैंग्वेज, इस बॉन्डिंग को आपके जरिए मैं समझना चाहूंगी और इसके मायने कितने गहरे आपको नजर आते हैं।
थैंक यू जी, प्रेशर आपके साथ। ओह डेफिनेटली यस, देखिए ये एक बहुत ही विजुअल अपीलिंग इम्प्रेसिव डिस्प्ले हो रहा है और एक ऑनर है एक तरह से। तो भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो रोड शो कर रहे हैं इनके साथ, मोहम्मद के साथ बिन जायद, ये इंडिकेट करता है कि भारत किस किस हद तक और कितने रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एडमिरेशन से ये रिश्ते को देखता है। और ये जो ऑनर है भारत ज्यादा कभी नहीं करता। आई थिंक पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप जब आए थे, जब मोटेरा गए थे, राइट, तब ट्रंप को करा था ऐसा रोड शो, और आई थिंक शिंजो आबे के साथ भी एक बार कराए। तो बहुत ही रेयर है और इस तरह का ऑनर देना, वन। और ऑफ कोर्स इसके पीछे मल्टीपल कारण हैं, मल्टीपल चीजें हैं जो उस चीज को नेसेसिटेट करती हैं। ऑफ कोर्स जो आपने कहा इकोनॉमिक, यस, हमारे इकोनॉमिक रिश्ते बहुत हैं। और नॉट नॉट ओनली दैट, हमारे डायस्पोरा का बहुत बड़ा तबका यूएई में रहता है, जिसके द्वारा अगेन ओके रेमिटेंसेस आती हैं, करीब $20 बिलियन हर साल जो हमारे एनआरआईज वहां नौकरियां करते हैं वो भारत भेजते हैं। इस सब के अलावा स्ट्रेटेजिक ज्यादा और होता जा रहा है। अभी देखिए एक ग्रुपिंग बना है I2U2, दैट इज इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। इन चारों देशों का आपस में ट्रेड एंड कनेक्टिविटी लिंक्स का इसमें इनिशिएटिव है। तो जैसे क्वाड है हमारा ईस्ट में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड अमेरिका, तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये ईस्ट का क्वाड बना रहा है भारत। क्वाड चाहे ना हो उस सेंस से, बट फिर भी रिश्तों को स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा भी G20 में अनाउंस हुआ था, आपको ध्यान होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो इन सब पार्टनरशिप्स में यूएई हमारा बहुत अहम पार्टनर है। एंड लास्टली अगेन आल्सो यस, अगेन इन्वेस्टमेंट्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, इनका बहुत ही बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। इन्होंने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है $75 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। एंड लास्टली आई विल से, ये रिश्ता या दोस्ती इन हम दोनों देशों की केवल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक नहीं, फ्यूचर की है रियली। क्योंकि यूएई इस समय अपने को ऑयल से आगे नेक्स्ट उसमें ले जाना चाहता है, न्यू टेक्नोलॉजीज में, एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, आप जो भी कह लीजिए, ग्रीन, रिन्यूएबल्स इत्यादि। अभी कॉप हुआ था पिछले महीने, COP28, जिसमें ये फोकस हो गया कि दुनिया धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से हटेगी। तो यूएई अपने को तैयार कर रहा है कि मैं फ्यूचर में कैसे, मेरी इकोनॉमी जो इतनी बड़ी है, मैं कैसे अपने को कंटिन्यूइंग एक रिच कंट्री रखूंगा। वैसे में उसे इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर दिखता है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट इज नोन। तो भारत की टेक्नोलॉजी और टैलेंट को यूएई अट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमी को फ्यूचर रेडी भी करना चाहता है। और मैं उस 2047 का भी जिक्र रविंदर सचदेव सर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 2047 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। ये जो आज एक बॉन्ड नजर आ रहा है दोनों के बीच में, वो सबसे बड़ा चेंज क्या है कि वो वाइसे वर्सा हो गया है। यानी कि सिर्फ भारत को यूएई की जरूरत नहीं है, बल्कि यूएई को भी इस बात का एहसास है कि उसको भी भारत की भविष्य, बेहतर भविष्य की तरफ उसकी जरूरत भारत को भी बनती है और भारत को यूएई की जरूरत भी बनती है। ये जो हाथ से हाथ मिलाकर चलने की तस्वीरें नजर आ रही है ना, जब प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर जाते हैं, अल नाह्यान के गले मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, द बिगेस्ट चेंज आई बिलीव कम्स आउट ऑफ दीज पिक्चर्स। आप मेरे से पूछ रहे हैं? यस सर। हाँ जी, एब्सोल्युटली पूर्णिमा जी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, एज यू सेड वेरी वेल। अब ये नहीं है कि हमें यूएई के लिए ज्यादा हमें कोई जरूरत है, ठीक है, हर जगह सिनर्जी होती है, बट यूएई जैसे हम पहले कह रहे थे रियलाइज कर रहा है कि आप जैसे 2047 कह रहे हैं, इनकी भी यूएई की विजन बाय 2050 कहीं तक पहुंचने की। तो यूएई को दिखता है कि उसको अपनी विजन अचीव करने के लिए भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम रोल प्ले करेगी उसके लिए। और देखिए इनके पास इशू क्या है, इनके पास कैपिटल है, राइट, पैसा है डेफिनेटली ऑयल एक्सपोर्ट से। अब उस पैसे को कहां ये इन्वेस्ट करें, जिसके चलते अव्वल तो ठीक है उस पैसे की इनको रिटर्न आए, बट उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें ताकि ये फ्यूचर की अपनी इंडस्ट्रीज को क्रिएट कर पाए, ताकि फ्यूचर में इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। क्योंकि चाहे जो भी हो, हर इस देश को, आई मीन मिडिल ईस्ट गल्फ में, इनको अपनी जो सिटीजन्स हैं जो इनके अपने, राइट, उनके जॉब्स का भी इनको चिंता और कंसर्न होता है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद किस तरह के जॉब्स होंगे, कैसा स्किल्स चाहिए होगा हमारे लोगों को ताकि वो भी जॉब्स में रहें।
ऑफ कोर्स यूएई में काफी सारी इकोनॉमी तो बाहर के लोग आके 80% तो बाहर के लोग रहते हैं वहां पे, 20% लोकल एमिराती हैं केवल, राइट। बट फिर भी यूएई को अपनी पॉपुलेशन को भी तो प्रिपेयर करना है टू बी फ्यूचर रेडी। तो उसके लिए भारत एक बहुत लॉजिकल पार्टनर बनता है, बहुत ही लॉजिकल पार्टनर बनता है यूएई का। और तभी यूएई ने भी भारत के साथ रिश्तों को इंप्रूव करने का, आप देखिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट ऑनर दिया था। हमने भी शेख जायद जो कि इनके फादर थे जो भी एक्सपायर हो गए, हमने भी शेख जायद की ऑनर में एक स्टैंप इशू करा था भारत में, राइट। तो ये म्यूचुअल सिंबलिज्म्स भी हैं दोनों देशों के, और सिनर्जीज इतनी है कि आई थिंक इसको काउंट करना आई वुड नॉट से मुश्किल है। बट किसी भी स्फीयर में आप देखिए कोलैबोरेशन का स्कोप चल रहा है हमारा, फ्यूचर रेडी रिन्यूएबल्स में, ग्रीन हाइड्रोजन में लेकर के एआई में, इन सब चीजों को लेकर के। और अभी अगले महीने बाय द वे एक टेंपल भी हमारा बहुत बड़ा इनॉग्रेट करने मोदी जी ही जाएंगे वहां पर, राइट। तो कल्चर से लेकर के, इकोनॉमिक से लेके, स्ट्रेटेजिक से लेकर के, इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर के, और रीजनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, और बिल्कुल ये जब सब जुड़ जाएगा रविंदर सचदेव सर, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रोथ स्टोरी। और इसी की हम बात करते हैं भारत में जो आने वाले वक्त में जिसकी उम्मीद हम करते हैं, जो होते हुए हम देख रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिन्हा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आती हूं कौन कौन से सेक्टर्स पर फोकस है, आपको किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं मैं समझूंगी, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल मायने भी है। पॉलिटिकल मायने क्यों हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल मायने इसलिए है क्योंकि धरती गुजरात की है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है और ऐसी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का स्कोप उम्मीद नजर आती है जो उस गुजरात मॉडल को और स्ट्रांगली स्टैब्लिश करेगा, जिसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ अब जब प्रधानमंत्री हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2003 से नजर आ रहे हैं। लेकिन गुजरात सेंटर ही क्यों? बार बार इस बात को लेकर भी बात होती है, क्या इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का खास रिश्ता नाता गुजरात से है, या गुजरात वो मुफीद जगह इन इन्वेस्टर्स को देता है या राष्ट्राध्यक्षों को देता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से आए और गुजरात में वो मुफीद माहौल उनको मिले और वो बिजनेस करें। पूर्णिमा, जब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, चाहे उनके काम करने का तरीका देख लीजिए, चाहे फॉरेन डेलीगेट से मिलने का एक जो प्रोटोकॉल छोड़ करके उससे हट करके जो काम करते हैं तो तारीफे काबिल रहती है। देखिए ऐसा नहीं कि राष्ट्राध्यक्ष आ जा रहा है, पहले से आते रहे हैं, लेकिन अभी जो संबंध बने हैं, कूटनीतिक संबंध चाहे किसी भी देश से देख लीजिए किस तरह के बढ़ते चले जा रहे हैं और सब लोग उतना ही सम्मान देते हैं। आई थिंक ये पहले प्रधानमंत्री अपने देश क्योंकि जिनके रिश्ते रशिया से भी अच्छे हैं, यूएस से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और सऊदी अरबिया से भी अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। पूरे कॉम्बिनेशन को मिला करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें गुजरात मॉडल का आता। देखिए गुजरात मॉडल ही लेके देश में आए थे 2013 में जब इनका नाम प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए किया गया था तो गुजरात मॉडल लेके आते। देखिए मॉडल क्या होता है जिसके सामने प्रस्तुत किया जा सके। देखिए लोग बोल रहे हैं कि दूसरे जगह क्यों नहीं और गुजरात ही क्यों। देखिए कहीं ना कहीं जब मोदी प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो उस समय मैं मुंबई में रहता था, तो जो बिजनेस करने का तरीका था उन्होंने अंडर वन अम्ब्रेला कर दिया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाए जिससे सबका फायदा हो। देखिए इन्वेस्टमेंट वहीं होता है जहां पे ईज ऑफ बिजनेस होता है और जहां पे लगता है कि हाँ बिजनेस को चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात को देख रहे हैं, हो सकता कहीं वो गुजरात से उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि बोल सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश भी उतना इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका भी उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक बात आ रही कि इन्वेस्टमेंट की जितने भी मेजर समिट हुए वो गुजरात में ही हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात हम कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं, इसका दो अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जहां तक बात आ रही है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री का मोटो ये रहता है कि समिट कहीं भी हो, इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में हो रहा है। और आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां कई जगह पे आई लेकिन इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे की, जैसे एप्पल का प्लांट चेन्नई में लगा है, जैसे कई प्लांट जो सेमीकंडक्टर प्लांट तेलंगाना में लग रहा है। तो कैसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट समिट कहीं भी हो सकता है। पहले दिल्ली में होता था या मुंबई में होता था, वो कंसेप्ट चेंज करके उन्होंने बीओसी क्लास कर दिया। उसका जो सेंटर है, उसकी जो जमीन है वो गुजरात है, लेकिन वो फायदा पूरे देश को पहुंचाएगा। बिल्कुल पूरा देश को यही कोशिश है। के सिन्हा सर आपके पास आते हुए, क्योंकि 32 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हो रहे हैं। आज आपने भी तस्वीरें देखी होंगी सुबह से जब सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे थे। अभी की तस्वीरें भी सिन्हा सर आप देख रहे होंगे जब अल नहयान के साथ रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इस ग्लोबल समिट से
भारत के लिए उम्मीदें कितनी ज्यादा और बढ़ती हैं? खास तौर से मैं कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी बात करूंगी, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, क्योंकि बाकी देशों के साथ हम वक्त बीतने के साथ बहुत करीब आते जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप, उनकी पर्सनालिटी का एक बड़ा इंपैक्ट है। जय हिंद पूर्णिमा। आपने बहुत अहम मुद्दे को उठाया है और आप जब कह रही हैं कि हम इकोनॉमिकली नहीं, हम पूरे इसको डायमेंशंस देखें, जिसको हम लोग भाषा में कहते हैं, जब ग्लोबल चीज़ों के देखते हैं तो जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस हैं। तो इसके जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ में उसमें इकोनॉमिक एक फैक्टर होता है। और इसके अंदर में आज के दिन में जिस तरह से चर्निंग चल रही है पूरे विश्व के अंदर में, तो देखिए अभी वेस्ट एशिया में तो आप देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो रहा था कि इंडो पैसिफिक में, तो ये इंडो पैसिफिक का हिस्सा है। यदि आप पर्शियन गल्फ को देखती हैं, पर्शियन गल्फ में यूएई एक ऐसा देश है जिसके ऊपर में ही पूरा, क्योंकि वो सेंटर में है। और देखिए जैसे G20 की बात अभी कर रहे थे सचदेवा साहब, उसमें भी जो पहला पड़ाव, भारत का पहला पड़ाव है यूएई ही है। और जो पूरे इमिरेट के अंदर में जो आप देखिए उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, उसमें कतर है, बहरीन है। इसमें जब आप देखते हैं जहां पर आपके वो इमिरेट का एक फिलॉसफी चलता है जिसमें वहाँ के जो शाह हैं, जो उनके जो हुक्मरान हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है और उसकी जनता मानती है। तो पर्शियन गल्फ में जिसमें आपका स्टेट ऑफ हार्मोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यूएई उसको टोटल कंट्रोल करता है। यदि आप इस इलाके को देखें जियो स्ट्रैटेजिकली, तो यदि इसके साथ पर्शियन गल्फ के नीचे में अभी आप सुनी रही हैं रेड सी का जो इलाका आता है, जिसमें अल मंडेब का इलाका आ रहा है और गल्फ ऑफ एडन है, तो इनको तो आप जब दोनों को जोड़ती हैं तो अरेबियन सी, जो कि भारत उसका मेजर कंट्रोल करता है। तो एक इक्वल टर्म में यदि आप इकोनॉमिक को छोड़ दीजिए, ठीक है, निवेश के अलावा हमारा सबसे ज़्यादा यदि कहीं हुआ है, और इसका पूरा लिंकेजेस गुजरात से है, जो आज सवाल उठ रहे हैं ना कि गुजरात में क्यों गुजरात एक नेचुरल जगह बनती है। क्योंकि देखिए यदि आप जाती हैं, आप तो जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको पता है, जो डायमंड का सबसे बड़ा विस्तार पूरे विश्व के अंदर में जो इंडियन डायमंड का हुआ है, जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का है, जो कि विख्यात है, तो उसमें अबू धाबी का नाम आप देखेंगे, आप कभी जाइएगा तो जितने भी इसके आउटलेट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारा एक जियो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिकली आप यहाँ देखिएगा, ओनली नॉट इन सिक्योरिटी डायमंड, मगर हमारे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चीज है। दूसरी बड़ी चीज कि देखिए जिस तरह से भारत का संबंध अब हमारे OIC देशों से हुआ, और आपने बताया कि 32 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो सब लोग भारत को एक नेचुरल, हम उस एंगल से नहीं देखते कि हमारे पास भी एक बहुत बड़ा एक वो तबका है जो कि यहाँ के लोगों के साथ उनकी आप कहिए मजहबी एक लगाव है, वो भी है। और मजहबी लगाव में जब हम उसको साथ लेके चलते हैं तो दुनिया की जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, जहां रेडिकलिज्म को छोड़ करके, क्योंकि यहीं की धरतियों से, इन्हीं धरतियों से निकल के आए थे, उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया के थे, तो वो इन लोगों को त्याग रहे हैं। अभी कुछ चंद आप छोड़ दीजिए, या हूती को छोड़ देते हैं, यमन को छोड़ दीजिए, या सीरिया को छोड़ दीजिए, कुछ हद तक ईरान कहीं पड़ता है, मगर हमारी दो इंपॉर्टेंट चीज है। यदि चाबहार का आप नाम लेती हैं, चाबहार ईरान में है, चाबहार हमारा बहुत बड़ा था जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की हम बात करते थे, और वो चल रहा है, जो कि रशिया के साथ लेनिनग्राड से लेता हुआ पूरा वहां से आ रहा है। दूसरा जो हमारा अभी हम लोग कह रहे हैं इंडिया यूरोप, या यूरोप में ही जिसमें सारा का सारा डिपेंड करता है यूएई के ऊपर, कि पहला पड़ाव वहां है, क्योंकि पूरी जो लाइन आ रही है जिसमें हम ओमान से भी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि ओमान में अंडरबेली में चाइना भी उसको टारगेट कर रहा है, जबकि ओमान की अपनी नीति होती थी। यदि आप यहाँ के जितने इमरेट्स को देखते हैं, कभी ओमान एब्सोल्युटली न्यूट्रल रहता था, मगर उसके लिनेजेस कुछ जा रही है। तो यहाँ पर हम जब इसको देखते हैं जो स्ट्रैटेजिकली, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब शिफ्ट कर रहा है ट्रांस अटलांटिक से, अभी वेस्ट एशिया में आप देखिए, जब ये इंडो पैसिफिक में आ जाएगा,
और इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ हार्मोस या ये इलाका जो है जहां पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो हम लोग टीवी के माध्यमों से चैनल में बात नहीं करते हैं, जो चीजें चलती हैं जिसका केवल ऊपर वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको पता होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सिक्योरिटी से, और उसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते चैनलों के ऊपर में, पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं इन जगहों का, जिसमें भारत का बहुत बड़ा, और विश्व तो आज वही चीज देख रहा है ना, उभरते हुए भारत का। और बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में सर इंडिया की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया का रोल, इंडिया की लीडरशिप बनकर उभरकर सामने बहुत बहुत स्ट्रांगली भी आ रही है। एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट द डायमंड्स ऑन अ लाइटर नोट, आई जस्ट वांट टू मेंशन कि अब तो आपको भी डायमंड सेंटर पता ही होगा, क्योंकि आपने भी डायमंड के लिए अगर कहीं से कुछ लेने का सोचा होगा तो आप भी गुजरात की तरफ ही देखते होंगे। एनीवेज दैट वाज ऑन लाइटर नोट सर। मैं लौटती हूँ अभी आपके पास, इसी बीच में सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। तस्वीरें उस रोड शो के दौरान की है, ये देखिए जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से दिन भर ये कार्यक्रम देखने को मिला। प्रधानमंत्री जब ट्रेड शो में, ट्रेड फेयर में शामिल हुए थे और वहां पर क्योंकि फोकस बताया जा रहा है ऑटो सेक्टर पर, और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए। बहरहाल अभी एक रोड शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद साबरमती आश्रम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही यूएई के प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंचेंगे, अल नहयान शामिल होंगे वो भी साबरमती आश्रम। 20 मिनट तक वो रुकने वाले हैं, लेकिन चर्चा की तरफ वापस लौटते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी, क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। कच्छ में जब भूकंप आया और जिस तरीके की प्राकृतिक आपदा हमने देखी 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई, उस वक्त नरेंद्र मोदी समिट इसका नाम रखने की तैयारी थी, लेकिन अचानक से किसी को आइडिया ये आया कि नहीं, हमें यहाँ के लोगों से जोड़कर इसका नाम रखना चाहिए और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात इसको नाम दिया गया। 2003 से लेके 2024 तक का सफर और अब इसका उद्घाटन जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। गुजरात को कितना बदला है इस ग्लोबल समिट ने, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट ने गुजरात की तस्वीर को और गुजरात की हिस्सेदारी पूरे देश में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई? देखिए पूर्णिमा जी, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो एक ब्रांड गुजरात की बनी है, पूरे दुनिया में जिस मॉडल की चर्चा होती थी गुजरात मॉडल, वो वास्तव में एक ऐसा मॉडल है जिसने दिखाया कि सक्सेस स्टोरीज रियल हो सकती हैं और 21वीं सदी की एक सक्सेस स्टोरी है एक ऐसे राज्य की जो सभी सीमाओं को पार करके वो प्रगति उन्नति की ऐसी एक पराकाष्ठा तक पहुंचे, एक ऐसी मिसाल कायम करे कि सब लोग उससे प्रेरणा ले सकें। वाइब्रेंट गुजरात समिट भी एक ब्रांड है आज, और वो ब्रांड बहुत अथक प्रयासों से बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनने लगातार वाइब्रेंट गुजरात जो पूरा समिट है उसमें कैसे उनका एक मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में वहां पर और इन्वेस्टमेंट्स का आना, ये लगातार एक सतत प्रयास रहा, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि भारत को उसका लाभ मिल रहा है। आज भी ये, अभी आप बहुत एक अच्छी चर्चा कर रहे थे, आज एक ऐतिहासिक दिन है और राजनीतिक रूप से कहा जाए तो बहुत लोग हमें कहा करते थे कि आप लोग अगर इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई तो गल्फ कंट्री से रिलेशंस का क्या होगा, गल्फ वाले तो साथ नहीं देंगे। एक इमेज ब्रांडिंग का एक प्रयास किया जाता था। परिणाम हमारे सामने है पूर्णिमा जी, ये है परिणाम। बल्कि मैं तो यूं कहूं कि हमसे पहले जो सरकारें रही, कहीं ना कहीं उन्होंने गल्फ कंट्री से रिश्तों को बहुत कमजोर रखा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में वो पहले प्रधानमंत्री थे जो 34 सालों में यूएई के दौरे पे गए थे। आज यूएई और भारत के ऑयल से बढ़कर के जो ट्रेड रिलेशंस हैं और एक बायर सेलर रिलेशन से ज्यादा बढ़कर के कैसे बायलैटरल मल्टीलैटरल एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इतने सेक्टर्स को अफेक्ट करता है, मैं मानता हूं कि ये दिखाता है कि जो सरकार अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अच्छा सोचती है और उनकी प्रगति के बारे में सोचती है, उसके साथ दुनिया का हर देश बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कैसे आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस यूएई में स्थापित होने जा रहा है, कैसे वहां पे भारत के बाहर का सबसे बड़ा मंदिर पैप सिंधु मंदिर वहां पर बनने जा रहा है। वहां पर सऊदी में हमने देखा कैसे रामायण महाभारत को करिकुलम में ऐड किया गया। ये जो पूरा विश्व भारत और भारतीयता को एक्सेप्ट कर रहा है
और भारत के साथ उसके प्रगति, उसके सक्सेस स्टोरी में जुड़ना चाहता है, और वो भी चाहता है कि भारत के उभरते हुए जो स्टोरी है उसमें हम भी कुछ सहभागी हों, हम इनके साथ कुछ आगे बढ़ सके। मैं मानता हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का एक परिणाम है, और ये परिणाम भारतवासियों के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। आज हम उस समय में हैं जब जो भी भ्रांतियां शायद कभी फैलाई जाती होंगी, आज ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, यूएई के राष्ट्रपति का आना, ये रोड शो, उस इन्वेस्टमेंट समिट में पार्ट लेना, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है हमारी भी एक बायलैटरल मीटिंग उनके साथ हो, कोई ट्रेड डिस्कशंस उनके साथ हो। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी है पूर्णिमा जी। भारत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट भी हमारी वो मिसाल है कि हम अगर चाहें, हमारा कोई राज्य, कोई समिट, कोई कार्यक्रम अगर भारत ने चाह लिया तो कुछ भी असंभव और नहीं मुझे है। तो हम सबको संभव सिद्धार्थ कर जी सकते हैं। वो शिंजो आबे वाली वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब झूला झूलते हुए साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे। जब मैं गुजरात गई तो उस जगह पर पर्टिकुलरली मैं इसीलिए गई कि मैं देखना चाहती थी कि वहां से एहसास कैसा होता है। बहरहाल बहुत खूबसूरत एहसास होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन रविंदर सचदेव सर, अगर मैं भारत और यूएई के रिश्तों की बात करूं, बहुत सारी चुनौतियां भी है जिन पर हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी 3E जिसको कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर भारत और यूएई के रिश्ते हैं, फिर चाहे वो एनर्जी हो, वो इकोनॉमी हो, या फिर एक्सपैट्रिएट यानी कि जो अप्रवासी भारतीय रहते हैं। और खास तौर पर अगर तेल की बात करें तो भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला तीसरा बड़ा देश यूएई 2022-23 में बन चुका है और भारत की हिस्सेदारी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ एनर्जी और एक्सपैट्रिएट के लिहाज से भारत और यूएई के संबंधों को कितना बदलता और बेहतर होता हुआ पिछले कुछ वक्त में आपने नोट किया? आप किसी भी उस पे ले लीजिए, आप एक्सपैट्स पे ले लीजिए जो हमारे डायस्पोरा वहां रहता है। इनफैक्ट मैं खुद 94-95 में मैं दुबई रहा था करीब 1 साल। उस समय का दुबई और आज का दुबई में जमीन आसमान का अंतर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एज वेल एज हमारे जो एक्सपैट्स की वहाँ पॉपुलेशन है। आई थिंक हमारे करीब 3 मिलियन इंडियन एक्सपैट्स रहते हैं यूएई में, जबकि टोटल यूएई के अपने जो सिटीजन्स हैं वो 20 लाख है। राइट, यूएई की टोटल जो लोग रहते हैं वहां पे मान लीजिए आते मोटा मोटा 1 करोड़ है। 1 करोड़ में से 20 लाख एमिरातीज हैं, सिटीजन्स हैं, परंतु 30 लाख इंडियंस है, तो बहुत बड़ा नंबर है। वहाँ की डे टू डे लाइफ में आई थिंक हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं दुबई एंड ऑल, या अबू धाबी भी देखते हैं कि भारतीय कल्चर, हमारा फूड एंड ऑल, तो एक्सपैट्स हमारे बेहद काम कर रहे हैं वहां पे। और अब ये बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, जैसे हम पहले कह रहे थे, और अब ये बढ़ेगा ज्यादा क्योंकि यूएई को फोकस आ गया उनका, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं इंडिया से टेक्नोलॉजी का टैलेंट। ओके, कि जो उनकी स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल पे फोकस, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस, एआई पे फोकस, और जो भी आप चीजें ले लीजिए फ्यूचर की हैं, उसमें उन्हें इंडिया का टैलेंट अट्रैक्ट करना वो चाहते हैं। दैट्स वन। सेकेंडली, बैक टू एनर्जी, यस ऑफ कोर्स, एनर्जी में हमारा पार्टनर रहा है, रहा क्या है बिल्कुल, विच इज एब्सोल्युटली हमारे को एनर्जी की नीड्स है। बट एक चीज और देखिए आप, एक चीज और हो रही है, जो वर्ल्ड नया ऑर्डर नहीं, मैं इसको वर्ल्ड मैट्रिक्स कहता हूं, ये दुनिया इस समय एक नए वर्ल्ड मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसमें सारे देश आपस की दोस्तियों और कैसे रिश्ते हैं उनको दोबारा से रिकैलकुलेट कर रहे हैं, कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। और इसके बाद यूएई और मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज का एक और अब इशू हो गया है। पहले ये लोग केवल अमेरिका के भरोसे रहते थे कि भाई ओके, अमेरिका से हमारी अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट्स ऑल। ये ज्यादा डिप्लोमेसी में एक्टिव नहीं थे, नाइदर सऊदी अरेबिया ना यूएई। पिछले 4-5 वर्षों से, और खासकर से अफगानिस्तान से जब से अमेरिका निकला है, एक गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ये सोचना शुरू करा है कि हम केवल अमेरिका पे क्यों डिपेंडेंट रहें, हमें और पार्टनर्स बनाने हैं। ओके, और इसी के चलते आप देखेंगे, चाहे सऊदी और अमेरिका का रिश्ता देख लीजिए, इतना पुराना, इतना अच्छा, पेट्रोल डॉलर सारे वहां थे, बट सऊदी अरेबिया भी अब अमेरिका की बातें अनसुनी कर दे रहा है। कहीं अमेरिका ने कहा कि आप पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि कीमतें कम हो, सऊदी ने मना कर दिया। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि तेल की कीमत अगर $80 बैरल रहेगी तो 2030 तक उसको जो $500 बिलियन चाहिए अपनी इकोनॉमी में, नियम में डालने को, वो उसके पास तब आएगा जब $80 की प्राइस रहे। वो क्यों कम करे? सिमिलरली यूएई का भी आप देखिए, यूएई अभी अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा था F-35 प्लेन्स को लेने का, और अमेरिका इसमें प्रेशर डाल रहा था कि दो थे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक और बड़ा अहम चीज है, चाइना का भी रोल है यूएई में कुछ। चाइना वहां पर एक नेवल एक पोर्ट बना रहा है जो यूएई उससे बनवा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन क्विकली।
तो अमेरिका ने उससे कहा कि आप वो पोर्ट बनवाना बंद करो चाइना से, क्योंकि हो सकता है कभी चाइना उसमें अपनी नेवी लाए, नहीं तो मैं आपको F-35 नहीं दूंगा। यूएई ने वो पोर्ट बंद नहीं करा, वो बना रहे हैं, और एयरक्राफ्ट उन्होंने जाके राफेल से डील कर ली, फ्रांस से। अब कौन सोचता था 10-20 साल पहले कि ये जो देश है यूएई और सऊदी अरेबिया अपनी एक नई फॉरेन पॉलिसी, अभी सैंक्शंस ले लीजिए आप रशिया को लेके यूक्रेन वॉर में, ठीक है, यूक्रेन वॉर में जो सैंक्शंस हैं यूएई ने नहीं इंप्लीमेंट करी है ना, रशिया के साथ। तो ये कंट्रीज अपने अलग नए रिश्ते बना रहे हैं, और इसमें इन्हें दिखता सर, है। जब आप फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं तो बीते कुछ वक्त में जो विदेशी अखबार हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए नजर आए, वो अपने अपने काबिले तारीफ भी है और वो रिफ्लेक्ट होती है। मैं बार बार इस बॉडी लैंग्वेज का इसीलिए जिक्र करती हूं क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज आत्मीयता कितनी है, जुड़ाव कितना है, एक दूसरे से लगाव कितना है, उसको बहुत ईजिली रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन के सिन्हा सर, ये कितना इंपॉर्टेंट रहा कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बदली गई भारत की अप्रोच, और खास तौर से जब हमने तय किया कि यूएई के साथ हम गैर तेल कारोबारी रिश्ते कायम करेंगे, 2030 तक उसको बढ़ाकर हम $100 अरब तक लेकर जाएंगे, और स्पेशली सीईपी, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फैसला भारत के लिए उस डिपेंडेंसी को बैलेंस आउट करने और अदरवाइज यूएई के साथ व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा, जो आप अभी बात कर रही हैं वो इकोनॉमिकली हम कितने एक दूसरे पर डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो देखिए जो आप चीज़ों को अंकित कर रही हैं उसमें जो भारत का एक सोचिएगा एक ब्रेक थ्रू है। यूएई एक ऐसा नेशन है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में जिसके अंदर में एक सहजता है, एक एब्सोल्युटली, यदि आप जाएंगी, आप वेस्ट एशिया में जाएंगी, सबका एक थोड़ा एरोगेंस होता है, कुछ चीज़ है, बट यूएई का एक ऐसा है कि हमारे उसके सहजता है, और वो सहजता के कारण हमारा सबसे जो कहते हैं ना गाढ़ा मित्र, जो हमारी फुटहोल्ड है, वो यूएई से निकली है। देखिए जब हम बात आज करते हैं रुपीस भरते दराम, जो वहाँ की करेंसी है, कि डायरेक्ट जो हमारा यूपीआई का लेना देना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अदरवाइज आपको वहाँ पर डॉलर का हमें करना पड़ा, यदि हमें वहाँ से, मैं फिर से हीरो पर आऊँगा, यदि हमें हीरे खरीदना होता है तो हम आकर के पहले डॉलर में लेते थे, मगर अब सब चीज़ें खत्म हो गई। सहजता देखिए ना, और सहजता के कारण ही, और ये सबसे नज़दीक हमारा पड़ाव है। यदि आप जाएंगे पर्शियन गल्फ में सबसे नज़दीक पड़ाव, क्योंकि अभी भी ओमान इसके अंडरबेली में है, मगर ओमान अभी भी अपने को कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, मगर यूएई एब्सोल्युटली अलाइंड होना चाहता है, जबकि ओआईसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके साथ सऊदी अरेबिया। यदि आप इसी की बात करें G20 के अंदर में, और जिसके कारण वेस्ट एशिया डिस्टर्ब हुआ, मेरा मानना है, जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हमारा भारत का जो इंडिया यूरोप का कॉरिडोर, जिसमें हम लोग वेस्ट एशिया को भूल गए, पर पहला भाव तो यूएई था ना, उसके बाद सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन जाना, और जॉर्डन से जो फोर्ट हाइफा को जाता है, और फिर वहां से ग्रीस होते हुए हम यूरोप में जाएंगे, फिर अमेरिका में जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट को जब आप जोड़ते हैं, और ये इसकी डायमेंशन दो हैं, एक आज के दिन में क्या है और आने वाले समय में क्या है, और दो चीज दिखाई देती है।